हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट शीट का दूसरा लेक्चर। कॉस्ट शीट क्या है, मीनिंग, एलिमेंट्स एंड कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आप समझ पाओगे फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे चेंज होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ब्राइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी manufactured and sold 5,000 units at its 50% production capacity in the year 2018-19। यानी 2018-19 में 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी से 5,000 यूनिट्स उन्होंने मैन्युफैक्चर किए थे। द फॉलोइंग इज द कॉस्ट पर यूनिट, और पर यूनिट कॉस्ट दे दी गई है कि मटेरियल कितना गया था, वेजिस, आपको याद होगा वो मैंने कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया था। सबसे पहले मटेरियल इनपुट होता है, फिर वो मटेरियल इनपुट होता है तो फिर मशीनरी पे काम होता है, या फिर जो भी मैन्युअली काम होता है, सब वर्कर्स काम करते हैं, उनको वेजिस देते हैं। वो हमारे लिए क्या था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस। फिर फैक्ट्री में काम हुआ, सो फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस। फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है, सो ऑफिस ओवरहेड। फिर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सो कॉस्ट, प्रॉफिट। 2018-19 में जितना मैन्युफैक्चर्ड किया वो पूरा सेल हो चुका है, 100% यूनिट्स सोल्ड। लेकिन ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, अदरवाइज तो ओपनिंग स्टॉक होता तो वो भी हम, यानी यहाँ पे मैंने, अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर, तो मैंने कहा था कि अगर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो। देखो ये 2018-19 है, अगर समझो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीन का टोटल, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें ऐड क्या करना था, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस दो हैं, फिक्स्ड भी हैं, वेरिएबल भी हैं, तो इसको ऐड कर दीजिए। ये जो मिलेगा इसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। इसका दूसरा नाम भी मैंने बताया था, वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है वर्क्स ओवरहेड एक्सपेंस, तीसरा नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंस, चौथा नाम होता है प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंस। ऑल आर सिनोनिम्स, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस, वर्क्स ओवरहेड एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंस, या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंस। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट में आपको याद होगा हमने ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट कब लिखा था, जब वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक हो तब। लेकिन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो यही फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी। अब आपको क्या ऐड करना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिगार्डिंग ओवरहेड एक्सपेंस। उसमें हो सकता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल, उसको ऐड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर मैंने बताया था ये प्रोडक्शन हुआ उसकी कॉस्ट है ना। फिर अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो एक बार देख लीजिए फर्स्ट लेक्चर। फिर आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस किया था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं, तो फिर यही क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हमने बात की थी इसमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंस, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर इसमें ऐड करना है आपका प्रॉफिट, तो फिर आपको सेल्स मिल जाएगा। देखो ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर मैंने ना लिखा होता, वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं लिखना है, रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तब तो सिंपल तीन डायरेक्ट, तीन इनडायरेक्ट, यानी फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। ओके, पहले 2018-19 का हम कर देते हैं, उसके बेस पे 1920 के लिए आपको पूछा गया है। ओके, पर यूनिट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल था 100 रुपीज़, डायरेक्ट वेजिस था 50 रुपीज़। तो पहले वो लिख लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल था 100 रुपीज़, डायरेक्ट वेजिस 50 रुपीज़, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, सो प्राइम कॉस्ट आपकी 150। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस में फिक्स 10 रुपीज़ है, वेरिएबल 20 है, फिक्स 10 रुपीज़, वेरिएबल 20 रुपीज़। सो फैक्ट्री कॉस्ट हो गई 180 अप टू फैक्ट्री।
अब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में सिर्फ फिक्स है 20, उसमें वेरिएबल नहीं है, यानी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई 200, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 200। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्स पोर्शन है, यानी उसमें दो पार्ट है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। उसमें जो फिक्स्ड है वो 40 रुपीज़ है, वेरिएबल 10 रुपीज़ है, सो कॉस्ट ऑफ सेल्स 250 और आपने प्रॉफिट लिया 50, सो सेल्स 300। अब देखो ये सब पर यूनिट था, और उस साल हमने कितने यूनिट्स बनाए थे? 5000 यूनिट्स बनाए भी थे और बेचे भी थे। ओके, सो ये था 5000 यूनिट्स के लिए। सो सबको 5000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो टोटल मटेरियल कितना यूज़ हुआ होगा? 5 लाख रुपीज़। देन 2,50,000 डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें यूज़ हुआ ही नहीं, 750। देन 5,000 इंटू 10, 50,000, 1 लाख, 9 लाख, देन अगेन 1 लाख, वेरिएबल इसमें है ही नहीं, 10 लाख, फिर 5,000 इंटू 200 वही अमाउंट 10 लाख, 5,000 इंटू 40 2 लाख, 50,000, 12 लाख 50,000, 2 लाख 50,000 और 15 लाख। अच्छा सर, ये तो बहुत इजी है, बहुत, यानी सही में बहुत इजी है कॉस्ट शीट। सिर्फ आपको फॉर्मेट याद रखना है। इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो मेरा जो अपलोड किया हुआ है कॉस्ट शीट का, उसको ज़रूर देखिए। फॉर्मेट के हिसाब से ये लिखना होता है, लिख के जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसको रख दीजिए। यहाँ पे मैंने फैक्ट्री का फिक्स वेरिएबल लिया है। हो सकता है कि आपको फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस डायरेक्ट न दिए गए हो, उसकी जगह आपको बोला गया हो कि फैक्ट्री का रेंट इतना, फैक्ट्री में जो सुपरवाइज़र है उनकी सैलरी इतनी, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आया है, प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर्स मेंटेनेंस इतना है, डेप्रीसिएशन इतना है, वो सारे एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, उसको आप एक्यूमुलेट कर दीजिए, तो फिर वो फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस हो जाएगा। वैसे ही ऑफिस के लिए कीजिए, वैसे ही सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कीजिए। लेकिन यहाँ पे हमें दे दिया गया था, उसमें बाइफर्केशन भी दिया था, तो हमने बाइफर्केट करके ही लिखा है फिक्स वेरिएबल। अब नेक्स्ट ईयर कुछ चेंजेस हैं। नेक्स्ट ईयर चेंजेस क्या है? तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है? द प्रोडक्शन विल बी एट इट्स फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ विच 80% यूनिट्स विल बी सोल्ड। यानी नेक्स्ट ईयर हम 100% कैपेसिटी से काम करेंगे और उसमें से 80% यूनिट्स हम सेल करेंगे। ओके, यानी स्टॉक बचेगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक बचेगा 20%। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस विल इंक्रीज बाय 20%। ये तो होता ही है, ऐसा नहीं होता कि इस साल हमने 100 रुपीज़ का मटेरियल यूज़ किया था तो नेक्स्ट ईयर वही रेट से आपको वही प्राइस से मटेरियल मिल जाए। एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर आपका मटेरियल और वेजेस दोनों इंक्रीज होगा 20%। ओके, फिक्स ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 10%। जो फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड है ना, ये रहा, वो क्या होगा? 10% इंक्रीज होगा। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये वेरिएबल, वो क्या होगा? इंक्रीज बाय 20%। द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रिमेन सेम। अब ये कॉस्ट हमारी 250 है, उस पर प्रॉफिट हमने लिया 50, यानी ये हो गया 20%। सो ऑन कॉस्ट हमारा प्रॉफिट मार्जिन 20% है, वहीं सेम रखेंगे, यानी इस साल जितनी कॉस्ट निकलेगी उस पर 20% प्रॉफिट ऐड कर देंगे। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर बोथ ईयर्स 2018-19 और 2019-20। अब देखो इसको, ये जो भी चेंजेस है उसको लिखे हम, उसके पहले अभी कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से और समझिए। आई एम श्योर अगर ये समझ लिया ना तो आपकी कॉस्ट शीट बहुत ईजी हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग। आपने सेल्स एजेंट्स रखे थे, उनको आपने कहा था कि हम आपको कमीशन देंगे, ठीक है? कमीशन कितना देंगे? 5% ऑन सेल्स। ये ए पर्सन है और एक बी पर्सन है।
उसको भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी कि आपको सेल्स ही करना है, लेकिन आपको कमीशन नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगी पर मंथ ₹10,000, यानी 12 मंथ्स की हो गई 1,20,000। ओके, अब मुझे कहो कि पर एनम सेल्स अगर 10 लाख होता है तो इसको कितना मिलेगा? ओके सर, ये तो इतना इजी क्वेश्चन आपने पूछा। 10 लाख सेल्स है तो उसका 5% 50,000 इसे मिलेगा। और इसको कितना मिलेगा? सर इसको तो सेल्स से कहाँ कंसर्न है, इसको तो हमें सैलरी देनी है पर मंथ, सेल्स चाहे कितना भी हो। सो इसका मतलब ये है कि बी पर्सन को सेल्स से कोई कंसर्न नहीं है, पर मंथ हमें सैलरी देनी ही देनी है, ये एक्सपेंस हो गया फिक्स्ड। लेकिन अगर सेल्स 10 लैक्स की जगह हो गया 20 लैक्स, तो फिर मुझे कमीशन कितना देना पड़ेगा? 20 लैक्स का 5% यानी 1 लाख। इसका मतलब ये हो गया कि ये जैसे जैसे सेल्स चेंज होगा वैसे वैसे मेरा कमीशन भी चेंज होता रहेगा, यानी ये हो गया मेरा वेरिएबल एक्सपेंस। देखो ये मैंने बात सेल्स की ना, वैसे ही जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जा रहे हो वैसे ही मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये सारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते रहते हैं। लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव के फिक्स्ड पार्ट होते हैं ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिमेन सेम, वो सेम रहते हैं। क्योंकि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन डबल हुआ तो मटेरियल डबल चाहिए, वेजिस एक्सपेंस डबल होगा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड डबल होगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव डबल होगा। लेकिन फिक्स एक्सपेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक फैक्ट्री रेंट। समझो आपका रेंट जो भी है वही आप देने वाले हो, आपने प्रोडक्शन डबल कर दिया तो आप अपने लैंडलॉर्ड को ये नहीं कहोगे कि आप डबल रेंट ले लीजिए, तो फिर दूसरे साल आप बोलोगे मैंने प्रोडक्शन किया ही नहीं, अब आपको रेंट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। सो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस का कंसेप्ट। सो फिक्स एक्सपेंस के लिए आप इतना याद रखिए कि फिक्स एक्सपेंस ऑलवेज टोटल दिमाग में रखिए और वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट दिमाग में रखिए। सर ये आप क्या कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस में कोई भी चेंज होता है तो आप पर यूनिट में कीजिए, और फिक्स एक्सपेंस में कोई भी चेंज होता है तो टोटल। लाइक फैक्ट्री रेंट है, पर मंथ मैं 2 लाख रेंट दे रहा हूँ, सो 12 मंथ्स का हो गया 24 लैक्स। नेक्स्ट ईयर से मेरा रेंट 10% इंक्रीज हो गया, क्या मैं पर यूनिट चेंजेस करूँगा? क्योंकि उससे यूनिट से कोई कंसर्न ही नहीं है, मेरी टोटल अमाउंट कितनी थी 24 लाख, तो अब मुझे 10% ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी जो फिक्स एक्सपेंस है उसको हम टोटल बेस पे चेंजेस करते हैं, अगर चेंज नहीं हुआ तो टोटल जो अमाउंट पहले होती थी वही इस बार होगी। और वेरिएबल एक्सपेंस में पर यूनिट बेस चेंज करते हैं, और पर यूनिट अगर जैसे डायरेक्ट मटेरियल इंक्रीज हुआ तो क्या हम टोटल में चेंजेस करेंगे? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कंज्यूम होता है, और मटेरियल पर यूनिट कंज्यूम होता है तो आपका मटेरियल प्राइस इंक्रीज हुई तो उस हिसाब से वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी पर यूनिट आपको चेंजेस करना है, इतना दिमाग में रखिए अभी, तो कंपेरेटिव ईजी हो जाएगा। दूसरी बात, और ये बड़ी बात बोल रहा हूँ, देखो अप टू प्रोडक्शन कॉस्ट, कहाँ तक? अप टू प्रोडक्शन कॉस्ट, ये दिमाग में रखिएगा। अप टू प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सारे एक्सपेंसेस प्रोडक्शन रिगार्डिंग है, सारे एक्सपेंसेस प्रोडक्शन रिगार्डिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक कोई भी पर यूनिट एक्सपेंस मेरे पास होगा तो मैं प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा, और अगर मेरे पास टोटल अमाउंट हुई और मुझे पर यूनिट फाइंड आउट करना है तो मैं प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करूँगा। क्लियर? अप टू प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन से यूनिट्स कंसीडर करूँगा? प्रोडक्शन यूनिट्स, यहाँ तक।
लेकिन जैसे ही मैंने लिख दिया प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी मैंने जो सेल्स किया उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, सो यहाँ से मैं सेल्स यूनिट्स कंसीडर करूँगा। यहाँ से कौन से यूनिट? सेल्स यूनिट्स, याद रखना। यानी मैंने जितने यूनिट सेल्स किए, अगर पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई सेल्स यूनिट से करूँगा, और टोटल है तो डिवाइड में सेल्स यूनिट से करके पर यूनिट फाइंड आउट करूँगा। और ये पूरा पोर्शन, पूरा कौन से यूनिट्स? प्रोडक्शन यूनिट्स। देखो आप जितना क्लियर करोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा है। यहाँ तक पूरा प्रोडक्शन यूनिट्स कंसीडर करना है आपको, और यहाँ से सेल्स यूनिट्स। ओके, अब नेक्स्ट ईयर के लिए हम देखते हैं। लेकिन अभी जो मैंने बोला वो सब बहुत बड़ी बात है। अगर कॉस्ट शीट आपको ठीक से करना है तो ये दिमाग में होना चाहिए। अब नेक्स्ट ईयर में क्या क्या चेंजेस थे वो देख लेते हैं। The production will be at its full production capacity, of which 80% units will be sold. Okay, पहले हम एक्सपेंसेस तो वहीं हुए हैं, कोई एक्सपेंसेस चेंज नहीं हुआ। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका जो टोटल होगा उसे हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस, जिसमें दो पार्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल, दो एक्सपेंस थे। इसे हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, ये ऐड करना है। फिर इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंसेस, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में हो सकता है दो पार्ट, लेकिन इसमें सिर्फ फिक्स ही है, वो बात अलग है, फिक्स एंड वेरिएबल। तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आपको क्या मिल जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंस, जिसमें दो पार्ट है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें ऐड कर दीजिए प्रॉफिट सेल्स। ओके सर, आपने तो जल्दी जल्दी लिख लिया। अब चेंजेस देख लेते हैं। लास्ट ईयर हमारा मटेरियल एक्सपेंस कितना हुआ था? 100 रुपीज़। हम टोटल नहीं कंसीडर करेंगे। जो वेरिएबल है, डायरेक्ट ये पोर्शन है ना बिफोर प्राइम कॉस्ट, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मटेरियल वेजेस एक्सपेंस, ये तो प्योर वेरिएबल है। फैक्ट्री ओवरहेड में ये वेरिएबल है। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये वेरिएबल को पर यूनिट ही देखो, और जो फिक्स है ना उसको टोटल ही देखो आप। ओके, सो अब कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस विल इंक्रीज बाय 20%। सो डायरेक्ट मटेरियल 20% इंक्रीज होगा, यानी डायरेक्ट मटेरियल हमारा 100 रुपीज़ होता था, डायरेक्ट मटेरियल 100 रुपीज़ होता था, उसमें हम 20% इंक्रीज़ कर दे, यानी अब 120। डायरेक्ट वेजेस 50 रुपीज़ था, उसमें हम 20% इंक्रीज़ कर दे, यानी 10 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दे तो 60। डायरेक्ट एक्सपेंस था ही नहीं, सो प्राइम कॉस्ट 180। जो पहले प्राइम कॉस्ट 150 थी उसकी जगह 180 होगी। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस में फिक्स, देखो फिक्स पर यूनिट नहीं लेना है, टोटल लेना है 50,000। और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड में कोई चेंजेस नहीं लिखा, कोई चेंजेस नहीं है पूरे क्वेश्चन में। सो इसका मतलब क्या हो गया कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पहले कितना था? 50,000, तो वो ही 50,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। और वेरिएबल 20 रुपीज़ था। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी क्वेश्चन में कहीं पे कुछ नहीं था, यानी वेरिएबल, लेकिन क्या लेना है हमें? पर यूनिट। फिक्स, टोटल, वेरिएबल, पर यूनिट। सो ये हो गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट। अब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें फिक्स था, फिक्स की बात आई तो टोटल 1 लाख था। अब क्या हुआ है? फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 10%, यानी जो 1 लाख था ना वो 10% इंक्रीज़ हो गया। लेकिन फिक्स है तो टोटल में लिखना है 1,10,000, और वेरिएबल था ही नहीं वो, यानी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगी। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी है, लेकिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं पहले। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंस, उसमें फिक्स्ड 2 लाख था, और फिक्स सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ नहीं लिखा था, तो फिक्स्ड पोर्शन कितना था? 2 लाख।
तो फिर टोटल अमाउंट रिमेन अनचेंज इन केस ऑफ फिक्स एक्सपेंस। लेकिन वेरिएबल में क्या होगा, वेरिएबल पर यूनिट 10 था और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 20%। तो वेरिएबल 10 था, उसको 20% इंक्रीज कर देते हैं, यानी 12। देखो मैंने क्या कर दिया, ये जितना मैंने पर यूनिट लिखा है ना वो सारे वेरिएबल एक्सपेंस होंगे, और जितना मैंने टोटल में लिखा है ना वो सारे फिक्स एक्सपेंसेस होंगे। और अभी मैंने क्या बताया, अप टू प्रोडक्शन कॉस्ट आपको कौन से यूनिट्स लेने हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स, और यहाँ से सेलिंग यूनिट्स, यानी जो पर यूनिट है उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो टोटल है उसको यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, पर यूनिट मिल जाएगा। ओके, अब प्रोडक्शन कितना होगा, सो उसकी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नॉट 1, 2019-20 कितना प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन विल बी एट इट्स फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ विच 80% यूनिट्स विल बी सोल्ड, और लास्ट ईयर कितना था 5000 यूनिट्स 50% कैपेसिटी से। सो प्रोडक्शन यूनिट्स, अगर आप 50% से काम करते हो तो यूनिट्स 5000 बनाते हो, तो 100% से काम किया तो आपने 10,000 यूनिट्स बनाए होंगे। उसमें से सेल्स कितना होगा 80%, सो 10,000 का 80% यानी 8,000 यूनिट्स। सो 2,000 यूनिट्स आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हो जाएंगे आपके। सो क्लोजिंग स्टॉक आपका 2000 होगा, प्रोडक्शन 10,000 और सेल्स आपका 8,000। लेकिन प्रोडक्शन यूनिट्स कहाँ तक, अप टू प्रोडक्शन कॉस्ट आप प्रोडक्शन यूनिट्स से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, और सेल्स यूनिट्स आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स यूनिट्स कंसीडर करना है। यानी पहले 10,000 यूनिट्स अप टू प्रोडक्शन कॉस्ट, अप टू प्रोडक्शन कॉस्ट 10,000 यूनिट्स, सो 120 मल्टीप्लाई विथ 10,000, so 12 lakh, 6 lakh, 18 lakh। अब ये टोटल है 50,000, तो फिर उसको मैं 10,000 से डिवाइड कर दूंगा, सो पर यूनिट 5, सो ये हो गया 205। 20 पर यूनिट है लेकिन मेरे प्रोडक्शन के यूनिट से 10,000, सो 2 lakh, सो 20 lakh 50,000, और ये है 1 lakh 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, सो 11, सो प्रोडक्शन कॉस्ट 216, टोटल 21 lakh 60,000। ओके सर, अब ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का नहीं था। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट तक हमारा कंप्लीट हो चुका, जो वेरिएबल था वो पर यूनिट लिखा, प्रोडक्शन से यूनिट से मल्टीप्लाई किया और जो टोटल था उसको डिवाइड कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स थे, क्योंकि हमने कितने प्रोड्यूस किए थे, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, यहाँ तक 10,000 यूनिट्स। क्लोजिंग में कितने यूनिट्स है 2,000 यूनिट्स, और एक यूनिट कितने में बना 216 में, इसका मतलब ये हो गया कि 4,32,000। देखो कभी भी पर यूनिट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना। सो 21,60,000 माइनस 4,32,000, सो 17,28,000, 17 लाख, ओके ठीक है। और फिर इसको सेल्स यूनिट्स आपके जो होते हैं ना उससे डिवाइड कर दीजिए। सेल्स यूनिट्स यहाँ पे हमारे थे 8,000 यूनिट्स, उससे डिवाइड कर दीजिए, 216 ही निकलेगा इस केस में। तो अगर ओपनिंग स्टॉक होता उसकी वैल्यू अलग होती तो ये वैल्यू हो सकता है कि चेंज हो जाए। ओके, अब यहाँ से कौन से यूनिट्स 8,000, सो अब 2 लाख डिवाइडेड बाय 8,000, सो 25 होगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 8,000, ओके 25, 12 lakh, sorry 12 into 8,000, 96,000, सो टोटल हो गया 25 प्लस 216 प्लस 12, सो 253 मल्टीप्लाई विथ 8,000,
253 multiply with 8,000, so 20,24,000। अभी प्रॉफिट कितना करना था? 20% ऑन कॉस्ट, जो भी हमारी कॉस्ट है उसका 20%, यानी इसमें होगा 50 रुपीज़ एंड 60 पैसे, और इसका 20% 4,04,800। सो ये हो गया 303 रुपीज़ एंड 60 पैसे प्लस 20,24,000, यानी 24,28,800 डिवाइडेड बाय 8,000 आ गया 303.6। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपके लिए इसमें मैंने थोड़े चेंजेस किए थे। फिक्स एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस को आप समझ पाओ, प्रोडक्शन यूनिट्स कहाँ तक कंसीडर किए जाते हैं, सेल्स यूनिट्स कहाँ से कंसीडर करना है, फॉर्मेट कैसे लिखना है, इसमें सिर्फ फिनिश गुड्स का स्टॉक था, अगर वर्किंग प्रोग्रेस का हो तो कहाँ पे लिखना है, मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग हो तो कहाँ पे लिखना है, वो सब वैसे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में और एक मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊँगा। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।